फिर से हम एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं। हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की संरचना में, जिसमें आपको इनपुट डिवाइस बता दिए थे और सीपीयू बता दिए थे ना। और उसके बाद आउटपुट डिवाइस और आपके सिस्टम यूनिट्स, इनमें हम मेमोरी की बात कर रहे थे। ये हमारा सीपीयू के अंतर्गत था। तो मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी बता चुके थे और सेकेंडरी मेमोरी स्टार्ट करना था। तो चलिए वहीं पे हम पहुंचते हैं। देखो, मेमोरी में हमने आपको बताया था मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल मेमोरी, दूसरी एक्सटर्नल मेमोरी। या फिर बोले तो इंटरनल को ही प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और एक्सटर्नल को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक, अब समझ लीजिए इंटरनल मेमोरी क्या है। वैसे बेसिकली ये मेमोरी वो मेमोरी होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं कंप्यूटर के अंदर। अब बोलोगे क्या हार्ड डिस्क नहीं फिक्स होती है? देखो, ये मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये फिक्स भी हो सकती है और नहीं फिक्स हो सकती है। ठीक, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें रैम और रोम बताए थे, जिसमें इस प्रकार आप इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी में क्या है कि ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं इन्हें स्टोरेज डिवाइस या फिर मेमोरी को हम स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। इन्हें हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ये स्टोरेज हमें फ्यूचर में डेटा, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को सेव करके रखते हैं। अब इसमें जो डिवाइसेस है या मेमोरी इस प्रकार की हैं। हार्ड डिस्क नाम सुना होगा ना, सीडी रोम का नाम सुना होगा। सीडी रोम का ना क्या नाम है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और सीडी रा, आप सीडी रोम सुने हैं लेकिन सीडी रा नहीं सुने। सीडी का मतलब कंपैक्ट डिस्क होता है और रा का मतलब रीड एंड राइट। क्या? रीड एंड राइट। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ने वाला। और राइट का मतलब होता है लिखने वाला। इतनी बात समझा? पेन ड्राइव सुना होगा, इसे फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। मैग्नेटिक टेप, इसका भी नाम सुना होगा ना। फ्लॉपी डिस्क, इसको भी जानते होंगे। उसके बाद देखिए डीवीडी। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, दो नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। आगे फ्लैश मेमोरी, उसके बाद स्मार्ट कार्ड, उसके बाद क्लाउड स्टोरेज। देखिए अब ये चीज़ें अलग हो गई। क्लाउड स्टोरेज ये भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। अब ऐसा समझो, ये आपकी मोबाइल है ना? क्या है? मोबाइल है। और ये समझ लो ये टावर, ये इंटरनेट की दुनिया है। ठीक, यानी ये मोबाइल आपकी यहाँ पे है। आपने इंटरनेट के माध्यम से कोई, मान लीजिए गूगल ड्राइव ले लो। क्या? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में आप डेटा को सेव कर दिए। क्या कर दिए? सेव कर दिए। परमानेंट सेव हो गया। ठीक, और जब ये गूगल ड्राइव में सेव हो गया और ये मोबाइल आपकी खो गई, लेकिन जो ऑनलाइन आपने डेटा रखा ये खोएगा नहीं। ये क्या रहेगा? परमानेंट रहेगा। आप क्या करिए, दूसरी मोबाइल लीजिए। हमने दूसरी मोबाइल ले लिया। अब क्या किया हमने, जो है इसमें जो है डेटा सेव कर दिया। सॉरी, इसमें वही ईमेल आईडी और यूज़र नेम लगा करके लॉगिन कर लिए। जैसे लॉगिन करेंगे वैसे क्या होगा, ये डेटा इसमें हमारे मोबाइल में आ जाएगा। फिर से समझिएगा। देखो, फिर से समझ लीजिए इस तरह। ये मान लो क्लाउड है, ये आपकी छोटकई मोबाइल और ये आपकी बड़ी वाली मोबाइल। ठीक, अब ऐसे समझो, आप इस मोबाइल से, इसमें क्या बना है? क्लाउड स्टोरेज बना है। आईडी बने ना, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर जिससे भी कि आप ठीक कर लिए। अब आपकी क्या हुई, ये छोटी वाली मोबाइल खो गई। ये खो गई या फिर आपने ये बड़ी वाली मोबाइल ये दूसरी ले लिया। अब क्या हुआ, जब यही ईमेल आईडी जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो ये डेटा जो भी आप इसमें रखे थे यहाँ पर, वो डेटा उठे कहाँ चला गया? बड़ी वाली मोबाइल में चला गया या दूसरी मोबाइल में चला गया। ये क्या है?
यही क्लाउड स्टोरेज है। ऑनलाइन डेटा आपको रखना ही क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। इसका मतलब ये होता है आप नेटवर्क के माध्यम से भी डेटा सेव कर सकते हैं। आपने क्या किया, 2-4 कंप्यूटर आप जोड़ रखे हो और उन कंप्यूटरों के माध्यम से आपने क्या किया, नेटवर्क के माध्यम से डेटा को स्टोर कर दिया। ठीक, चलिए बारी बारी से देखते हैं हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है या सर्कुलर होती है। इसे हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। ये डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करता है। और ये जो डेटा रखता है ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स का उपयोग करता है। इसमें जो क्षमता होती है 10 GB 20 GB बोले तो 1000 GB भी होती है। कितना, 1000 GB। 1000 GB बोले तो 1 टेराबाइट। क्या, 1 टेराबाइट। इतनी बात समझ में आ गई ना। ये ज़्यादातर आपको कंप्यूटर में या नोटबुक में हार्ड डिस्क ड्राइव का उपयोग आप पाओगे। आगे ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसका चित्र आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं सीडी रोम। सीडी रोम ये स्टोरेज डिवाइस है। इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और इसे जो है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह डेटा को अस्थायी रूप से सेव करता है। यह है आपका सीडी रोम। इसके वजन जो है 16 ग्राम होता है। सीडी रोम में जो स्टोरेज होती है लमसम 700 MB होती है। कितनी, 700 MB। ठीक है, अब इसको देखिए, ये वार्म, ये बोले तो राइट वंस रीड मेनी। इसका मतलब ये होता है एक बार जो डेटा लिख उठा उसको दोबारा नहीं लिख सकते हो, लेकिन इसको बहुत बार आप रीड कर सकते हो। बोले तो मान लीजिए आप अपने पेन ड्राइव में कोई फ़ोटो है एक बार रख दिए, या कोई वॉइस है एक बार रख दिए, या कोई वीडियो एक बार रख दिए, तो उसको देख बहुत बार सकते हो ना। लेकिन उसको जो है आप एक ही बार राइट किए हो ना, दोबारा उसको राइट नहीं कर सकते। ये किसकी विशेषता है, ये किसकी विशेषता है, डिस्क की, सीडी की खास तौर से। अब डीवीडी तो रीड राइट दोनों आ गई हैं। ठीक है, बाकी काम सभी सेम ही है। सीडी का विकास जो है 1982 में जापान की कंपनी का नाम डेनन, क्या नाम है, डेनन ने इसका आविष्कार किया था। इसका प्रयोग 1990 में चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर तथा डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर में हुआ था। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, सीपीयू में होती है ना, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सीपीयू होता है। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरीफेरल डिवाइसों में शामिल नहीं होता सीपीयू। देखो, पेरीफेरल का मतलब ऐसा डिवाइस होता है जिन्हें हम अलग से लगा सकते हैं, उन्हें पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। समझा, आगे बढ़ते हैं। सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, एएलयू, सीयू और एमयू। सीपीयू में आंतरिक स्टोरेज यानी इंटरनल स्टोरेज के लिए होता है रजिस्टर होता है। इनपुट का आउटपुट में बदलना किसके द्वारा संभव है, सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मापते हैं, मेगाहर्ट्ज से मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू की गति को मापा जाता है हर्ट्ज में, मिप्स में और मफ्लॉप्स में।
ये यूनिट ज़रूर याद रखिए, सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है, आगे किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य होते हैं, ये सीपीयू चिप में होते हैं। कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य स्मृति को अपडेट करने की विधि को क्या कहते हैं? अपडेट करने की विधि को राइट बैक कहते हैं। कैश मेमोरी कार्य करती है सीपीयू और रैम के मध्य। ठीक है, फ्लैश ड्राइव कौन सी है? ईपीरोम आपकी एक तरह से फ्लैश ड्राइव है। आगे देखिए सीडी रॉ। सीडी रॉ क्या है? अब देखो अभी बोले थे ना रीड राइट, आर से रीड और डब्लू से राइट होता है, या ये नया नाम है। इसका मतलब ये है कि अब जो डिस्क यानी सीडी आती हैं, सीडी तो बंद हो गई, बोले तो डीवीडी आती हैं, उसको आप एज आ पेन ड्राइव की तरह यूज कर सकते हो। किसकी तरह? पेन ड्राइव की तरह आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हाँ देख लीजिए, इसका नाम है कंपैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। ये इसमें डेटा इरेजेबल यानी इरेज कर सकते हैं, इसलिए इरेजेबल डिस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीडी रॉ सॉफ्ट ये क्या है? ये जो आपका सीडी आरडब्ल्यू पर लिखने के लिए आपके पास सीडी रॉ सॉफ्टवेयर, सीडी रॉ ड्राइव होना अवश्य चाहिए। ठीक है, आप सिंपल समझिए, सीडी रॉ का मतलब री राइटेबल, मतलब आप लिख भी सको और डिलीट भी कर सको, ये चीज़ है इसमें। आप हिंदी है इसलिए कम समझ में आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस सीडी में आप रीड कर सकते हो और राइट दोनों कर सकते हो, एज आ पेन ड्राइव यूज कर सकते हो। जैसे आपने पेन ड्राइव में यूज किया होगा वही है। पेन ड्राइव क्या, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें भी डेटा आप लिख सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो। इसे हम ईईपीरोम के नाम से भी जानते हैं। ये है पेन ड्राइव, देखा जरूर होगा, ऐसा नहीं तो कोई और आकार का जरूर देखा होगा। मैग्नेटिक टेप्स देख लीजिए। मैग्नेटिक टेप्स यानी जो भी डेटा को स्टोर करता है, परमानेंट सेव करता है, इसे चुंबकीय टेप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिस पर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की एक परत चढ़ाई जाती है, इस पट्टी को ही टेप कहते हैं। टेप विभिन्न लंबाइयों यानी लेंथ में उपलब्ध होता है। ये प्रायः 400 से लेकर के 800, 1200 या 2400 फीट लंबाई वाले ये मैग्नेटिक टेप उपलब्ध होते हैं। इतनी बात समझा? हम लोग गाने, वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने के लिए जिस कैसेट का उपयोग करते हैं, यानी आपके 2400 फीट की लंबाई वाले चुंबकीय टेप उपलब्ध होते हैं। इसमें हम वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने के लिए जिस कैसेट का उपयोग करते हैं, वो सभी चुंबकीय टेप के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ये सभी जितनी भी आप स्टोरेज डिवाइस देखें, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आते हैं, और मैग्नेटिक टेप में ही डेटा या डॉक्यूमेंट को सिक्वेंसली यानी सेव किया जा सकता है। ये आप इस तरह से देख सकती हैं मैग्नेटिक टेप से। आगे डीवीडी, इसका नाम आप जानते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से जानते हैं। ये भी परमानेंट डेटा सेव कर सकते हैं। इसमें जनरली चलचित्र, वीडियो, गाना, शादी रिकॉर्डिंग इत्यादि इसी में किया जाता है। यह आकार में गोलाकार होता है। ये है आपका डीवीडी। फ्लॉपी डिस्क देखते हैं, ये छोटी लचीली डिस्क होती है। इसमें जो भी डेटा होते हैं स्टोर आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी मात्रा में डेटा नहीं सेव हो सकते हैं। ठीक है, फ्लॉपी को फ्लॉपीज़ और डिस्केज भी कहा जाता है। ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शीट होती है जिसके ऊपर चुंबकीय ऑक्साइड की परत यानी लेयर चढ़ाई जाती है, और फ्लॉपी डिस्क
का आगे देखते हैं। आप इसका इंच देख लीजिए, इसका डायमीटर 3.5 से 5.25 आता है। ये कई बार ओ लेवल में आ चुका है। आगे देखते हैं ये स्टोरेज में, तो आगे देखते हैं फ्लॉपी के आंकड़ों का रखरखाव उचित ढंग से ना होने पर इसमें जो भी डेटा होते हैं वो खत्म हो, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब इसका प्रचलन बिल्कुल नहीं है। इसमें पहले जब बना था 6 MB डेटा, 6 MB बोले तो हमारी फ़ोटो मतलब 4-5 MB होती है, ठीक है, 7-8 MB एक फ़ोटो लाने में मशक्क़त करनी पड़ती थी। ये हालात थी, समय था और कुछ नहीं। आगे फ्लैश मेमोरी देखते हैं। ये भी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश रैम भी कहा जाता है इसे, और इसमें मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है और इसका उपयोग रोम में व्यवस्था को भंडारित करने के लिए किया जाता है। आगे हम देखते हैं स्मार्ट कार्ड। ये आपने नया नाम सुना होगा। स्मार्ट कार्ड प्लास्टिक का बना होता है, माइक्रोचिप लगे इस कार्ड में उस इंफॉर्मेशन का स्टोर होता है और इसमें चुंबकीय पट्टी यानी मैग्नेटिक स्ट्रिप होते हैं और ये 2 प्रकार का होता है। अब ऐसा समझो, जो आपके पास ATM होता है ना, वही है स्मार्ट कार्ड। जो आप पैसा जमा करते हो उसे क्या बोलते हैं? पैसा जो जमा करते हैं, याद है कि नहीं? जो पैसा जमा करते हैं SBI में उसे ग्रीन कार्ड बोलते हैं। वो भी समझ लो स्मार्ट कार्ड ही है। और जो भी सरकार द्वारा जो भी कार्ड इशू किए जाते हैं, ATM हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, वो भी समझ लो स्मार्ट कार्ड के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसमें एक मैग्नेटिक टेप के माध्यम से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सेव होती है। जब कहीं मान लीजिए कोई चेकिंग होती है परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से, जब वो व्यक्ति लेता है और अपने पास मशीन में डालता है तो आपका पूरा डेटा आ जाता है। वो ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं। और जब ATM में जब आप जो है जाते हो पैसा निकलवाने, ATM कार्ड होगा, तब आपको सारा डेटा आ जाता है और पैसा निकल जाता है। ग्रीन कार्ड बोले तो वो भी स्मार्ट कार्ड ही है। आप पैसा जमा करने जाते हो तो उस ग्रीन कार्ड में जैसे स्वैप करता है वैसे आपका डेटा आ जाता है और पैसा जमा हो जाता है। समझ गए कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट कार्ड के अंदर एक एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर यानी होता है और इसमें क्या मैग्नेटिक स्ट्रिप टेक्नोलॉजी की तुलना में ये स्मार्ट कार्ड पर माइक्रो प्रोसेसर एडिशनल सेफ्टी प्रदान करता है। स्मार्ट कार्ड 2 प्रकार के होते हैं, स्मृति युक्त स्मार्ट डंप कार्ड और यानी मेमोरी युक्त होते हैं, एक मेमोरी के साथ माइक्रो प्रोसेसर युक्त होते हैं। यही 2 प्रकार के होते हैं। जो मेमोरी युक्त होगा उसमें क्या होगा, इसमें स्मार्ट डंप कार्ड का उपयोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और जो आपका मेमोरी सह माइक्रो प्रोसेसर युक्त होंगे, इसमें क्या होता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर युक्त स्मार्ट कार्ड होता है जो कार्ड रीडर में जोड़ा जाता है, जिससे हम कार्ड की इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। ये है स्मार्ट कार्ड। अब देख लीजिए, समझ में? ये देखो, ये चिप बना हुआ है, ये वाला ये चिप बना हुआ, देखो ऐसे है। ये तो डमी दिया गया है, आपके पास भी होगा, हो सकता है अगर आप खाता वगैरह खुलाए होंगे। क्लाउड स्टोरेज बता ही दिए, ऑनलाइन अपनी फाइलों को सेव करना ही या रखना ही क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। ये है, इंटरनेट के माध्यम से ये संभव है, ठीक है। आगे नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ये क्या चीज़ है? ये समझ लीजिए क्लाउड कंप्यूटर स्टोरेज का ही दूसरा रूप है। नेटवर्क संलग्न भंडारण के आंकड़ों को, डाटा को आसानी से कलेक्ट करता है और किसी के पास शेयर कर सकता है, सेव कर सकता है, ठीक है। और कम कैपेसिटी होती है इसकी और इसका उपयोग बिजनेस में ही ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए नेटवर्क स्टोरेज अटैच क्या है, यानी ये प्रोटेक्शन है, ये मिड पॉइंट है, ठीक। आप ऐसे, ये सर्वर है, यही डेटा सभी को जा सकता है, ठीक। ये अटैच किया जाता है। अब कुछ प्रश्न है। पिक्सल होते हैं
पिक्चर का सबसे छोटा भाग। ईईपीरोम का उदाहरण है फ्लैश मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे ही क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं। ऐसी युक्ति जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़ी जाती है उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ईएलयू किसका भाग है, सीपीयू का भाग है। कंप्यूटर के कंट्रोल भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीपीयू और इनपुट या आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है, उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर के प्रत्येक हिस्से को जोड़ यानी एकल या सर्किट बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट को कहा जाता है मदरबोर्ड। ठीक है, यानी आईसी जो होता है आपका मदरबोर्ड में ही लगा होता है। मदरबोर्ड कंपोनेंट के बीच यानी इंफॉर्मेशन डेबेस के माध्यम से यानी संचरण करती है। किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है, मदरबोर्ड को बैकबोन कहा जाता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू का तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है सिस्टम बस। कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड की बनावट और आकार को दिया गया शब्द है फॉर्म फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे मेमोरी यूनिट आप देख लीजिए। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है, जिसमें 0 1 को ही समझता है, पहले बता चुके हैं। ये बेसिक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। जो डायरेक्ट समझता है उसे ही बाइनरी कोड या मशीन कोड या बाइनरी कोड जिस भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और सबसे यूनिट आपकी छोटी बिट है। तो आइए हम कंप्यूटर की यूनिट्स देख लेते हैं। देखिए, एक बिट में 0 या 1 आप डिनोट कर सकते हैं। 4 बिट जो है एक निबल के बराबर होता है। ठीक है, 2 निबल 1 बाइट की। अगर आप जो है 8 बिट ले लोगे तो 1 बाइट के बराबर होता है। इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यानी कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट बिट है। अगर बिट नहीं दिखता तो आप जो है निबल देखिए, निबल नहीं तो आपको बाइट से नहीं आपको आगे आना। ठीक है, 1024 बाइट में 1 केबी होता है। केबी बोले तो किलो बाइट। 1024 केबी बराबर 1 एमबी के बराबर। 1024 एमबी किसके, 1 जीबी के बराबर। और देख लीजिए 1024 जीबी बराबर 1 टीबी के। 1024 टीबी बराबर 1 पीबी के। 1024 पीबी बराबर 1 ईबी के। 1024 ईबी बराबर 1 जेडबी के, जेटा बाइट। ठीक है, 1024 जेटा बाइट। अब इससे आगे नहीं पूछता, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस किया हुआ डेटा प्राप्त करते हैं। या ऐसे समझो, कंप्यूटर की ऐसी युक्ति जिनके माध्यम से कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद अपने डेटा को डिस्प्ले कराता है, रिजल्ट को डिस्प्ले कराता है, वही आउटपुट डिवाइस होती है। अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ईयरफोन और हेडफोन, ये दोनों भी आउटपुट डिवाइस है। यानी आप इसके माध्यम से सुनते हो गाने वगैरह ना, तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आगे सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट क्या है, सिस्टम यूनिट को बॉडी भी कहा जाता है। एक बॉक्स की तरह दिखता है जिसके अंदर डेटा को प्रोसेस करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जुड़ी होती हैं। ये जो सिस्टम यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लॉस से बचाती हैं। और क्या होता है, प्रत्येक इकाई से जुड़ा होता है। यही जो सीपीयू है ना, यही है सिस्टम यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं। एनालॉग। ठीक है, क्या, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर देता, उसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर। कम्युनिकेशन डिवाइस एक उदाहरण है मॉडेम का। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम ये मॉड्यूलेटर, ये आधा डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाला थिन प्लेट या बोर्ड कहलाता, सर्किट बोर्ड कहते हैं इसको।
किसी कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से सारे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है बायोस। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये प्रोसेस जब कंप्यूटर ऑन होता है तभी चलती है। कंप्यूटर कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। कंप्यूटर कार्य नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं है, ठीक है, वो स्वयं नहीं समझ सकता है, इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। कौन से गणितज्ञ यानी जॉन वान न्यूमन ने 1945 में किसकी संकल्पना दी थी? एएलयू की। कंप्यूटर प्रणाली में अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट एक डिजिटल सर्किट होती है। कंप्यूटर को निर्बाध यानी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है, उसे यूपीएस कहते हैं। रोम एक नॉन वोलाटाइल है। रैम जो है वोलाटाइल है और रोम नॉन वोलाटाइल। ठीक, कैसे लिखा? हिंदी कम समझ में आती है, गुजराती लिख देता तब पर भी सही रहता। पावर सप्लाई बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज यानी अपना आंकड़ा रखती उसे नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, ये रोम है। और अगर लाइट के बाद जाने के बाद अपना आंकड़ा डिलीट कर दे वो रैम है, रैम, उसे वोलाटाइल। ईपी रोम एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी है, ठीक है। आगे देखिए सिस्टम यूनिट के अंदर यानी इंटरनल भाग कौन कौन से हैं। देखिए इसमें जो है मदरबोर्ड होता है, पोर्ट यानी जो सर्किट होते हैं जिसे हम कनेक्टर वगैरह बोल सकते हैं, पावर सप्लाई होता है, एक बड़ा सा बॉक्स होता है, एक्सपेंशन कार्ड होता है, और इसके बाद मदर बोर्ड में यानी स्लॉटें होती हैं। ये इतनी चीज़ें होती हैं। मदरबोर्ड क्या है? इसे मेन बोर्ड बोलते हैं, इसी से सारा कार्य होता है, ठीक है। मदरबोर्ड, इसमें अनेक मेमोरियाँ या फिर यूनिट लगी, यही है मदरबोर्ड। देख लो इसमें क्या क्या लग सकता है, यही पूरा मेन काम तो यही। आगे पोर्ट क्या है? जिससे आपकी केबल यानी बोले तो सॉकेट है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो। मॉनिटर, माउस, माइक्रोफोन, ये सब जो कनेक्ट होता है, देखो ये जो दिख रही है ना, यही है सब आपका सॉकेट, ठीक है। यानी RJ45, ये 50K मॉडम, ये BJ वीडियो, ये सब देख सकते हैं ना, ये पूरा, ये सब आपका पोर्ट है। आगे पावर सप्लाई देख लेते हैं। देखिए जितने भी कंप्यूटर में कंपोनेंट लगे होते हैं सबकी क्षमता अलग अलग होती है, सबको अलग अलग यूनिट में लाइट चाहिए, ठीक है, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, उस हिसाब से एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। ये AC करंट को लेता है, ठीक, और उसके बाद DC करंट में कन्वर्ट करके उसको देता रहता है, क्योंकि मान लो किसी को 7 वाट चाहिए तो 7 वोल्ट का दे देगा, 7 वोल्ट, ठीक है। आगे एक्सपेंशन कार्ड देख लीजिए, इससे क्या होता है? ये एक तरह का एडाप्टर होता है जिसे एक्सपेंशन कार्ड का प्रयोग कंप्यूटर की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये एक्सपेंशन कार्ड, ठीक है, आप इसको लगा दीजिएगा और चीज़ें बढ़ जाएंगी। आगे देखते हैं कुछ प्रश्न। कंप्यूटर प्रणाली के विस्तार क्षमता को हम स्लॉट कहते हैं, हाँ? यानी विस्तार कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की क्या कहलाती? वर्सटाइलिटी कहलाती, यानी हर एक क्षेत्र में यूज किया जा सकता है। ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर बिना थके लगातार बिना किसी गलती काम करता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? डिलाइजेंस बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, अरे यार तुम तो बहुत काम कर रहे हो, है ना। जैसे अंश रातों दिन काम करता है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती बिट्स में। कंप्यूटर विशेषता वर्ड्स के साथ कार्य करते हैं और आंकड़ों की सूचना प्रोसेस करते हैं। बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट है, ठीक है। बिट देरी से बचने के लिए अगले आंकड़े यानी डेटा या निर्देश को प्रोसेस करने के लिए कलेक्ट करते हैं। स्पेस है उसे कैश बोलते हैं। अस्थाई स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। देखिए आप चीज़ शायद एक नहीं जानते होंगे, यूपीएस का विस्तृत रूप एक्सटेंडेड फॉर्म जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, यूपीएस।
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अब बोलोगे तो अनइंटरप्टेड एक साथ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो पावर सप्लाई का काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या एक्सपेंशन कार्ड में क्या क्या हो सकते हैं। देखो, इसमें नेटवर्क कार्ड, वीडियो कार्ड, मॉडेम और ऑडियो होते हैं। अगर आप कंप्यूटर को असेंबल करवाते हैं, यानी आप जाएंगे अपनी पसंदीदा चीज़ लगवाने के लिए, तो वहाँ पे फिर आपके अनुसार ये सारी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, आगे देखिए। नेटवर्क कार्ड क्या है, इसमें जो है कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क में जो है इंटरनेट से जोड़ने के लिए ही नेटवर्क कार्ड लगाया जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड नहीं है तो इंटरनेट चल नहीं सकता है। ठीक है, जैसे जो होता है वो कंप्यूटर जिसे डेस्कटॉप बोलते हैं, उसमें अगर आप वो बोलते नहीं वाईफाई, छोटी सी पेन ड्राइव जैसी डिवाइस होती है, उसको जब लगा देते हैं तो इंटरनेट कनेक्ट हो, अदरवाइज नेट कनेक्ट ही नहीं हो सकता, या तो वायर के माध्यम से करो। ठीक है, ये वायरलेस से माध्यम से भी कनेक्ट होते हैं। आगे देखिए, ये है। ठीक, आगे नेटवर्क कार्ड है। वीडियो कार्ड, यानी कभी कभी जब आप कंप्यूटर में कुछ देखते हो, कोई इमेज वगैरह, तो फटी फटी दिखाई देती है, अच्छी वीडियो नहीं दिखती है। लेकिन कुछ में देखते हो अच्छी दिखाई दी, इसका मतलब क्या है, उसमें वीडियो कार्ड नहीं लगा, इसलिए फटा फटा दिखता, डिस्प्ले सही नहीं दिखता है। ठीक है, हम इसे डिस्प्ले कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे इसका सारा रिजल्ट जो है मॉनिटर पर देखते हैं। आगे हम देखते हैं मॉडेम। देखिए, मॉडेम के माध्यम से हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी जोड़ने का काम करता मॉडेम। यानी इसमें क्या है, एक केबल आएगी कहीं से, इसमें जोड़ दो, और ये यहाँ पे लगा दीजिए कहीं पे, ये अलग स्लॉट है इसका, यहाँ से आएगी, और इसको ले जाके अपने कंप्यूटर में सेट कर दो, खूब लगाओ, या वायरलेस के माध्यम से कनेक्ट करो। ठीक है, अब तो जियो एयर फाइबर चल रहा है, तो अब ये उतना जरूरत नहीं होती। फिर भी ये मॉडेम है। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब एनालॉग सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेटर, और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेटर। ठीक, आगे ऑडियो कार्ड। ऑडियो कार्ड का उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे हम ऑडियोबल सिग्नल यानी साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप थोड़ा समझ लेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। एक चीज़ आप इसको देख लीजिए, यानी जो सहायक एक्सिलियरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, ये बैकअप को स्टोर करने हेतु किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, डीवीडी मेमोरी, ये सब इसी के ही एक्सिलरी मेमोरी के ही उदाहरण हैं। आगे मदरबोर्ड के बारे में आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या होता है। इसमें सॉकेट होता है और कुछ सर्किट बोर्ड होते हैं जो आपस में किसी ना किसी से कनेक्ट होते हैं, और ऐसा काम होता है, यानी एक दूसरे को जोड़कर रखना, बस इतना समझिए। ठीक है, आगे बायोस का भी बताया ना पूरा नाम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो इसकी जिम्मेदारी होती है चेक करना कि सभी कंपोनेंट रेडी हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर की स्टार्ट बटन दबाएं तो वो चेक करता है, यानी ऑर्डर देता सॉफ्टवेयर के माध्यम से, हाँ माउस रेडी हो, बोलता हाँ रेडी है, बत्ती जलती, रेड लाइट जल जाती, कीबोर्ड की जल जाती है, सभी आपस में जल जाते हैं। अदरवाइज अगर बायोस ये ना होता ना तो कंप्यूटर बटन दबाते ही चालू हो जाता, यानी चालू तो वैसे भी होता है, यानी डेस्कटॉप आ जाएगा। जैसे कुछ ऐसे भी कंप्यूटर बटन दबाते ही 10 सेकेंड के अंदर ऑन हो जाती हैं। अगर बायोस ना होता, जैसे आप बटन दबाते हो लाइट वाली बल्ब जल जाती है, सेम वही काम होता है बायोस अगर ना होता तो। बटन दबाओ कंप्यूटर चालू, शट डाउन कर दो बंद, कोई गोल गोल घूमने वाला कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये बायोस का काम होता है, यानी ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं उसको चेक करता है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रोसेसर का कार्य प्रारंभ यानी स्टार्ट करना होता है, यही स्टार्ट ही करता है, यही बायोस का मेन काम है।
बायोस को सप्लाई यानी कंप्यूटर द्वारा प्रदान की जाती है या एक रैम के भाग के रूप में स्थित होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने की जो सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है उसे बूटिंग कहते हैं। अब बूटिंग आ गया, समझ लीजिए बूटिंग क्या है। बूटिंग दो प्रकार की, एक कोल्ड बूटिंग, क्या कोल्ड, एक वार्म बूटिंग, क्या वार्म। अब बोलोगे वार्म क्या है, गर्म, और ठंडी क्या है। जब आप कंप्यूटर शट डाउन है उसको ऑन करते हो, ऑन करने के बाद जो प्रोसेस होती है यानी डेटा जो भी रखा रहता है हार्ड डिस्क से उठ करके रोम और रैम में आना, वो कोल्ड यानी स्टार्ट होना बोल सकते हो, वो कोल्ड बूटिंग है। समझ में आ गया। वार्म बूटिंग क्या, वार्म सॉरी वार्ड हमने लिख दिया। वार्म बूटिंग ये है कंप्यूटर ऑन है और चलने में बड़ी तकलीफ का सामना कर रहा है, मतलब हैंग कर रहा है, ऐसी स्थिति आ गई। आप कंप्यूटर की रिस्टार्ट बटन दबा दो, चाहे सॉफ्टवेयर या फिर उसकी बटन ही दबा दो रिस्टार्ट की, यानी कंप्यूटर ऑन था, दोबारा बूट कराए यानी बोले तो रीबूट कराए ना, उसे ही वार्म बूटिंग कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कंप्यूटर, मान लीजिए आप मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए तो कभी कभी ऑटोमेटिक हो जाता है रीबूट, या फिर आप उसको यानी बंद करके ऑन करते हो ना, तो वो आपकी वार्म बूटिंग कहलाती है। क्लियर हो गया ना, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क कार्ड क्या है। नेटवर्क कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी कहा जाता है। नेटवर्क का विकास 1990 से 2000 के बीच बहुत तेज़ी से हुआ। इसका प्रमुख कार्य कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना है। नेटवर्क कार्ड को मॉडेम का संशोधित रूप कहा जाता है। ठीक है, यानी अब तो ये समझ लीजिए पहले मॉडेम और स्विच अलग अलग आते थे, अब जो आ रहे हैं मॉडेम और स्विच दोनों कंबाइंड आ रहे हैं। उसमें मॉडेम का रूप है और स्विच का भी रूप। कहीं बोलोगे कैसे, मॉडेम का काम है इंटरनेट प्रोवाइड करना, ठीक, लेकिन जो स्विच का काम है अधिकतर कंप्यूटर कनेक्ट करना, तो अब आपके मॉडेम ज़्यादा आ रहा है। अब तो यही नहीं, अब वाईफाई आ गया, अब स्विच की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, आगे देखिए। जब हम पावर ऑफ कर देते हैं तो मेमोरी अपने डेटा को नष्ट कर देती है। वो कौन सी मेमोरी, उसे वोलेटाइल मेमोरी बोले तो होगी रैम। कौन होगी, रैम होगी, यानी जो अपना डेटा कंप्यूटर बंद करने के बाद डेटा को डिस्ट्रॉय कर देगी उसे रैम यानी अस्थायी मेमोरी बोले तो वोलेटाइल। ठीक, यदि यूजर को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत होती है तो ये एकत्रित यानी की जानी चाहिए, ये रैम में होती है, तब तुरंत आपको मिल सकता है, वोलेटाइल है रैम। आगे सेकेंडरी मेमोरी का अन्य नाम को है एक्सटर्नल मेमोरी। अगर इतनी बार रिपीट होने के बाद ना बता फिर बेकार है, फिर भाई कंप्यूटर की क्लास लेना। आगे परमानेंट मेमोरी कहलाती है, रोम परमानेंट कहलाती है, और भी मेमोरियाँ हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए। रोम में एकत्रित किए गए प्रोग्राम को फर्मवेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। आगे वह तकनीक, वह टेक्नोलॉजी जिसमें प्रोसेस को मुख्य यानी मेन मेमोरी में रिमूव किया जाता है, जिसे सेकेंडरी मेमोरी में संचित किया जाता है, उसे स्वैपिंग कहते हैं। क्या बोले, यानी कहीं से डेटा उठाए, ये डेटा एक यहाँ एक यहाँ डेटा उठा के यहाँ लाओगे, स्वैप कहलाता है। या फिर आप ऐसे समझो, स्वैप समझते हो कि नहीं, समझ लो फिर से। मान लो ये दो ग्लास है, एक इधर है एक इधर है, ये ए इधर है और ये बी इधर है। बी को उठा के यहाँ कर दो, ठीक है, बी को उठा के बी यहाँ कर दो, सॉरी कहाँ ये चल नहीं रहा बेचारा, बी को यहाँ कर दो, ए को यहाँ कर दो, ये स्वैपिंग कहलाएगी। ठीक है, स्थान बदल दिया जाए। जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ाते थे स्वैप का भी प्रोग्राम पढ़ाते थे। कहने का मतलब है दो नंबर ले करके
उनको चेंज करना भी बताते थे। हो सकता आप आगे देखें या फिर आप अगर अवेलेबल कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में ज़रूर करेंगे। मेमोरी में स्थित डेटा को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? रीड आउट या रीड फ्रॉम। ब्लैक बॉक्स का संबंध क्या है? इनकैप्सुलेशन से है। ब्लैक बॉक्स वही है जो आपका सीपीयू कैबिनेट है। बाईपोलर डिवाइस की आवश्यकता होती है कैश मेमोरी और माइक्रो प्रोग्राम के निर्माण में। वह रोम जिस पर डेटा केवल एक बार अंकित किया जाता है उसे पी रोम, प्रोम नहीं पी रोम याद रखना भाई, हम भी कंफ्यूज हो गए थी। प्रोम कौन सा चीज़ है? ये किस जाति का नाम है? ठीक है, आगे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से फास्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि कैपेसिटर का प्रयोग होता है एसरैम में। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी होती है, रैम होती है। कितनी बार रिपीट करोगे? जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा का प्रयोग कर रहा होता है तब उन्हें संचित किया जाता है मेन मेमोरी में। कंप्यूटर की स्मृति यानी मेन मेमोरी का मापन किया जाता है बिट्स में। इस तरह से आपका ये दूसरा लेसन समाप्त होता है। आप इसको एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़िए। जो पॉइंट नहीं समझ में आता है उसको कमेंट करिए, उसके लिए हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे। ये जो क्लास है आपकी, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, चाहे जिस लेवल की होंगी, जिसमें कंप्यूटर होगा, उनमें ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, और इससे बार हमें नहीं लगता क्वेश्चन जाने वाला है। और जो चीज़ें इसमें जैसे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ ले एक्स्ट्रा बतानी पड़े, हम उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये क्रम बना रहे। तो जय हिंद, जय भारत।